इधर देखो, कल अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था ना वर्काणु या नेफ्रॉन के बारे में। किसे कहते हैं नेफ्रॉन? भ्रूण के अंदर छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 10 से 12 लाख। उनको क्या बोलते हैं अपन? नेफ्रॉन। उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो ये किसकी संरचना है? नेफ्रॉन की। इस प्रकार की छोटी छोटी नलिकाएं होती है। क्या होती है? छोटी छोटी नलिकाएं, जो किसके अंदर पाई जाती है? वृक्क के अंदर। ठीक है, ये कितनी संख्या में होती है? लगभग 10 से 12 लाख इनकी संख्या होती है। और ये जो मैंने बनाया है ना, यहाँ पे ये बना रखे है ना, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार का जो नेफ्रॉन है, ये सारे के सारे नेफ्रॉन इससे क्या हो रखे हैं? जुड़ रखे हैं। क्या हो रखे हैं? जुड़ रखे हैं। अपन ने तो ओनली एक का डायग्राम बनाया। किसका? एक नलिका का। ठीक है, अभी तो 10 से 12 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती है, सबका तो नहीं बना सकते ना। तो ये मैंने ये बनाया, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से सारी की सारी नलिकाएं इससे जुड़ रखी है। किससे? संग्रह नलिका से। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया। अब इसके अंदर जैसे अपन ने पढ़ा था ना, किसके अंदर? मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 भाग होते हैं। उसी प्रकार से इसके भी पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं, किस किस के क्या क्या कार्य होते हैं। तो कल कहां तक लिखा था ये बताओ मेरे को। पैराग्राफ चेंज करके लिखो अब उसके बाद में। वहां तक लिखवाया था ना, ये रक्त को मूत्र से अलग कर दिया, यहां तक लिखवा दिया ना। नहीं, चित्र की बाद में छोड़ना जगह। तो बेटा मैं क्या बोला था? सब में बनाना है बोला था ना। तो फिर आप बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे डायग्राम जिसने बना लिया कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से लिख लेना। ठीक है ना? लिखो, प्रत्येक नेफ्रॉन के आप बेटा लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। पैराग्राफ चेंज करके। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। दोनों के नाम लिखना है पहले, ब्लैक पेन से लिखना है। फर्स्ट वाला इधर देखो, फर्स्ट वाला लिखना है मेलपीगी कोष। मेलपीगी कोष। और सेकंड लिखना है स्त्रावी नलिका। नीचे लिख लो ना, जस्ट 2 प्रकार के होते हैं। स्त्रावी नलिका, एक और लिखो वृक्क नलिका, एक नाम और इसका। नलिका लिख लिया। फर्स्ट डालो हेडिंग, फर्स्ट वाली हेडिंग डालो मेलपीगी कोष। लिखो इसमें लिखो, इसमें एक प्याले नुमा संरचना, इसमें एक प्याले नुमा संरचना, हाँ प्याले नुमा, इसमें एक प्याले नुमा संरचना, बोमेन संपुट, प्याले नुमा संरचना, बोमेन संपुट और बोमेन संपुट, ये रहा ना। और रुधिर केशिकाओं का जाल, और रुधिर केशिकाओं का जाल, और रुधिर केशिकाओं का जाल, ग्लोमेरुलस, रुधिर केशिकाओं का जाल ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस होता है। होता है, लिख लिया। इधर देखो, नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मेलपीगी कोष,
ठीक है, और एक कौन सा होता है, स्त्रावी नलिका। अब ये वाला यहाँ से इसके ऊपर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, मेलपी गीकोस। ठीक है, इसमें जो ये प्यालेनुमा संरचना है, ये प्यालेनुमा संरचना है, ये क्या कहलाती है, बोमेन संपुट। और इसके अंदर जो ये रुधिर केशिकाओं का जाल है, क्या है, रुधिर केशिकाओं का जाल, क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से छलन होता है वो भी क्रियाविधि में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट डालो, स्त्रावी नलिका। स्त्रावी नलिका ये वाला, अब ये मेलपीगी कोष के नहीं आनी, मेलपीगी कोष के अतिरिक्त, इधर देखो, मेलपीगी कोष के अतिरिक्त बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, स्त्रावी नलिका कहलाता है। डाल लिया सभी ने, लिखो इसके अंदर, नेफ्रॉन का शेष भाग, नेफ्रॉन का शेष भाग एक नलिका के रूप में होता है। नेफ्रॉन का शेष भाग एक नलिका के रूप में होता है जिसे स्त्रावी नलिका कहते हैं। अच्छा, जिसे स्त्रावी नलिका कहते हैं। कहाँ तक लिखा, आगे स्टार्टिंग से बोलना, रुको एक मिनट। नेफ्रॉन का शेष भाग एक नलिका के रूप में होता है जिसे स्त्रावी नलिका कहते हैं। लिख लिया, इसके बाद में लिखो, स्त्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं। इसमें लिखना है आगे, स्त्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं। स्त्रावी नलिका के 3 भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं। इधर देखो, ये वाला पॉइंट लगा के लिख लेना। फर्स्ट लिखो, समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक लाइन में लिखना है आगे लगातार। हाँ, नीले पेन से लिखना है। क्या लिखे, फर्स्ट लिखो, श्रवण 3 भाग होते हैं, इसके आगे लिख ले फर्स्ट डाल के, इस प्रकार का डाल लेना। फर्स्ट डाल के लिखो, समीपस्थ कुंडलित नलिका। सेकंड लिखो, हेनले लूप, उसके आगे हेनले लूप। और तीसरा लिखना है दूरस्थ कुंडलित नलिका। थर्ड लिखना है दूरस्थ कुंडलित नलिका। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह वाहिनी, या नलिका भी लिख सकते हो, संग्रह वाहिनी, वाहिनी लिख लो, नलिका लिख लो, कुछ भी लिख लो। संग्रह वाहिनी में खुलती है। संग्रह वाहिनी में खुलती है तथा संग्रह वाहिनी खुलती है तथा संग्रह वाहिनी मूत्र वाहिनी में खुलती है। तथा संग्रह वाहिनी मूत्र वाहिनी में खुलती है। लिख लिया। अब डायग्राम की जगह छोड़ दो, आगे 5 मिनट में आ जाएगा। दूसरा चैप्टर डायग्राम की जगह छोड़ दिया क्या? क्या हुआ? अब सी पॉइंट डालो बेटा, सी ग्रीन पेन से।
हाँ तो बना लेना, मैं जाएगा इसमें आगे बना लेना, तो बड़ी आराम से डायग्राम अच्छे से बनाना, इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बोलो। सी पॉइंट डालो, नेफ्रॉन ऑब्लिक लगा के लिखो, नेफ्रॉन ऑब्लिक लगा के लिखो, उत्सर्जन की क्रियाविधि, उत्सर्जन की क्रियाविधि, हाँ सी पॉइंट डाल के लिखना, नेफ्रॉन ऑब्लिक लगा के लिखो, उत्सर्जन की क्रियाविधि, फिर ऑब्लिक लगा के लिखो, वृक्क द्वारा मूत्र का निर्माण, वृक्क, हाँ वृक्क द्वारा मूत्र का निर्माण, हाँ बस लिखो इसके अंदर। मनुष्य में मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। ब्लैक पेन से लिखना, फर्स्ट प्रानिस्यंदन, हाँ एक साथ लिख लेते हैं तीनों नाम पहले। प्रानिस्यंदन, प्रानिस्यंदन ऑब्लिक लगा के लिखो, प्रानिस्यंदन ऑब्लिक लगा के लिखो, सूक्ष्म छनन, सूक्ष्म छनन ऑब्लिक लगा के लिखो, गुच्छीय छनन, गुच्छीय छनन, अब सेकंड पॉइंट लिखो, वर्णात्मक, वर्णात्मक या चयनात्मक, या भी लिख सकते हैं, वर्णात्मक या चयनात्मक पुनः अवशोषण, क्या हुआ, पुनः अवशोषण, चयनात्मक, पुनः अवशोषण। तीसरा लिखो, नलिका स्त्रावण, नलिका स्त्रावण लिख लिया। तीसरा अब फर्स्ट पॉइंट डाल लो, नलिका स्त्रावण, फर्स्ट पॉइंट डालो। डाल लिया सभी ने, डाल लिया क्या फर्स्ट पॉइंट? लिखो, जब वृक्क धमनी द्वारा नेफ्रॉन में
द्वारा नेफ्रॉन में जल, कोमा लवण, जल कोमा लवण कोमा ग्लूकोज कोमा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल एवं अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट, एवं अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में आते हैं, ग्लोमेरुलस में आते हैं, तो उनका सूक्ष्म चलन होता है, तो उनका सूक्ष्म चलन होता है, तो उनका सूक्ष्म चलन होता है। इससे नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है। ये बोमेन संपुट में आ जाता है, ये बोमेन संपुट में आ जाता है। अब इधर देखो, 3 चरणों में होता है, तीनों के मैंने नाम लिखवा दिए। फर्स्ट चरण में किस प्रकार से चलन होता है अच्छे से समझना। वृक्क धमनी, अब धमनी में और शिराओं में दोनों में क्या होता है, ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड। अगर श्वसन तंत्र की वो अपन परिवहन तंत्र के अकॉर्डिंग देखें, किसके तंत्र, परिवहन तंत्र के अकॉर्डिंग देखें, तो शिराओं के अंदर क्या, जो शिराओं के अंदर, जो बॉडी के अंदर, जो शिराओं के अंदर जो रुधिर जाएगा वो कौन सा जाएगा, अशुद्ध रुधिर। और अशुद्ध रुधिर अपन किसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे, CO2 युक्त को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अशुद्ध रक्त अपन किसे बोल रहे हैं, अपन को क्या करना है, मूत्र का निर्माण करना है। अब बॉडी के अंदर जो रक्त होता है उसके अंदर क्या क्या मिले होते हैं, अतिरिक्त जल, नाइट्रोजनिक अपशिष्ट पदार्थ, अभी लिखवाया ना, लवण वगैरह, ये सारे, तो ये सारे के सारे इसके अंदर, किसके अंदर, रक्त के अंदर घुले हुए होते हैं। अब धमनी लेकर आती है ना, हृदय से भी धमनी लेकर आएगी। अब धमनी जैसे लेकर आएगी किसके अंदर, केशिकाओं के अंदर। अब केशिका सब जानते हैं किसे कहते हैं, धमनी और शिराओं को जोड़ने वाली क्या कहलाती है, केशिकाएं कहलाती है। अब यहाँ भी ये केशिकाएं, कौन सी, रुधिर केशिकाएं। यहाँ पे जैसे ही रक्त आएगा तो उस रक्त के अंदर क्या क्या मिला होगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट होंगे, अतिरिक्त जल होगा। ये सारे के सारे यहाँ पर आने के बाद क्या होगा बेटा, यहाँ से इनका छनन होगा। क्या होगा, यहाँ से छनेंगे, कौन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, जल, ये सारे के सारे यहाँ पे छल के और यहाँ छन के और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसे बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट। यहाँ से होने के बाद यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ तो क्या हो गए, बोमेन संपुट में आ गए ना। बोमेन संपुट ये प्याले संरचना से बोलता है ना, बोमेन संपुट में आ जाते हैं। और जो यहाँ से रक्त है वो वापस कहाँ पे चले जाएगा, हृदय के अंदर। कहाँ पे चले जाएगा, हृदय के अंदर। अब अपन को तो क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थ जैसे निकले तो इसको तो, इसमें अपशिष्ट पदार्थ है इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इसे अशुद्ध रक्त। अब यहाँ पे उसका क्या हो गया, छनन हो गया, तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं, शुद्ध रक्त। ये बात याद रखनी है इसके अंदर विशेष रूप से, ठीक है ना। आ गया ना समझ में। यहाँ छनने के बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना कि किस प्रकार से क्या होता है। एक बार पढ़ के देख लो फर्स्ट पॉइंट को। आ गया ना समझ में, अच्छे से डायग्राम से समझोगे तो याद रहेगा, ठीक है ना। तुम्हारे मन से भी लिख सकते हो तुम, मेन डायग्राम होता है। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट डालो। सेकंड पॉइंट,
वर्णनात्मक या चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब इधर देखो बेटा, यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ आए ना इधर इस नली के अंदर। अब इस नली के अंदर आने के बाद भी अगर आप इस चीज, ये अपशिष्ट पदार्थ है, इनमें से अगर अपने बॉडी को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर उनका क्या होता है बेटा, अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक या चयनात्मक अवशोषण। लिखो सेकंड बॉडी, लिखो नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में, नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में, नलिकाकार, नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ, नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ, शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे सामने लिखना है, जल, कोमा, लवण, कोमा, ग्लूकोज, जल, कोमा, लवण, कोमा, ग्लूकोज, कोमा, अमीनो अम्ल आदि का पुनः अवशोषण होता है, आदि का पुनः अवशोषण होता है। ठीक है। वर्णनात्मक चयनात्मक नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि चयनात्मक यानी चयन किया हुआ, यानी जिसको बॉडी की आवश्यकता होगी उनका ही क्या होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा। उसे अपन क्या बोलते हैं? चयनात्मक या वर्णनात्मक अवशोषण। ये क्रियाविधि कहाँ पे होगी? इस नलिकाकार भाग में। ठीक है, जिसे अपन स्त्रावी नलिका बोले थे ना, इस वाले भाग में होगी। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट लिखो, तीसरा वाला, नलिका स्त्रावण। डाल लिया? लिखो इसमें यूरिया कोमा, लिखो बेटा यूरिया कोमा, यूरिया कोमा अतिरिक्त जल, यूरिया कोमा अतिरिक्त जल कोमा लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ, जैसे उत्सर्जी पदार्थ नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग के, नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में, अंतिम सिरे में आ जाते हैं, आ जाते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं, और मूत्र का निर्माण करते हैं। यहां से मूत्र, यहां से मूत्र संग्रह वाहिनी, यहां से मूत्र संग्रह वाहिनी और मूत्र वाहिनी से होता हुआ, मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है।
मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। इधर देखो, यहाँ पर चयनात्मक या वर्णात्मक क्या हो गया था? अवशोषण। क्या हो गया था? पुनः अवशोषण होने के बाद अब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहां पर आ जाते हैं? इस नलिका के अंतिम भाग पे यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ आने के बाद किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होगा, फिर ये डायरेक्ट कहां पे जाएगा? संग्रह नलिका में जाएगा। संग्रह नलिका से डायरेक्ट मूत्रवाहिनी से जुड़ जाता है। मूत्रवाहिनी से जुड़ने के बाद कल पढ़ा था ना अपन ने, 4 भाग थे, कौन कौन से? वृक्कता और मूत्रवाहिनी। तो उस मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है ये। अपन ने इस प्रकार से बनाया था ना डायग्राम, इस प्रकार से बनाया था ना मैंने, ये इस प्रकार से जुड़ा होता है। ये वाला पार्ट इससे जुड़ा होता है। फिर यहाँ से जाने के बाद कहां पर एकत्रित होता रहता है? मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। तो तीनों विधियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मूत्र बनने के। अब इसके बाद में डी पॉइंट डालो, ग्रीन पेन से डालना है डी पॉइंट। लिखो, मूत्र बनने की मात्रा मूत्र बनने की मात्रा का नियमन, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण अब इधर देखो, ये जो मूत्र बन रहा है, इस मूत्र की तो कौन कंट्रोल करेगा कि कितना बनना है कितना नहीं बनना है? इसके अंदर पढ़ेंगे अपन। किसके अंदर? मूत्र नियमन। अब ये कौन कौन कंट्रोल करता है? एक तो करते हैं बेटा हार्मोन। कौन करते हैं? हार्मोन। और दूसरी चीज अतिरिक्त जल। अगर अपन जल पे कंट्रोल रखेंगे, ठीक है, तो उतना ये मूत्र की मात्रा क्या होगी? कम बनेगी, ठीक है। लिखो इसके अंदर, ग्रीन पेन से डाला है ना, लिखो, मूत्र बनने की मात्रा, मूत्र बनने की मात्रा शरीर में अतिरिक्त जल, शरीर में अतिरिक्त जल एवं विलीन जल एवं विलीन जल की मात्रा पर निर्भर है, की मात्रा पर निर्भर है। कुछ अन्य कारक जैसे जीव का आवास, और हार्मोन ब्रैकेट में लिख लो हार्मोन का नाम, एंटी डायूरेटिक अम्ल, एंटी डायूरेटिक अम्ल, यूरेटिक अम्ल, एंटी डायूरेटिक अम्ल, ब्रैकेट बंद कर लो। भी उत्पादित मूत्र की मात्रा का नियमन करते हैं, ब्रैकेट बंद करके। भी उत्पादित मूत्र की मात्रा कहां तक लिखा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन लिख लिया था ना। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर, भी उत्पादित मूत्र की मात्रा का नियमन करते हैं, इसके बाद में
ई पॉइंट ला लो ग्रीन पेन से। ई ई हाँ डी हो गया ना, डी के बाद में ई लिखो। कृत्रिम वृक्क, हाँ कृत्रिम वृक्क। ओब्लिक अपोहन, अपोहन। ये सारे नाम लिखवा रहा हूं ना, किसी भी नाम से आ सकता है। अपोहन पूछ ले, कृत्रिम वृक्क पूछ ले। ओब्लिक लगा के लिखो। डायलिसिस, बस। इसके अंदर इधर देखो, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम समझते हो ना, तो क्या होता है कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाए गए। अब मनुष्य की अगर किडनी खराब हो जाती है, क्या हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ये कृत्रिम वृक्क को किससे जोड़ देते हैं बेटा, धमनी और शिराओं से। किससे जोड़ देते हैं, धमनी और शिराओं से। फिर जो सारी प्रोसेस किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर हो रही थी, वो सारी की सारी प्रोसेस किसके अंदर होगी, कृत्रिम वृक्क के अंदर। यह है कृत्रिम वृक्क, लिखो इसके अंदर। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें वृक्क रोगियों के रुधिर में से रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की सहायता से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। लाइन छोड़ के उपयोग लिखो, कृत्रिम वृक्क के उपयोग लिख लेना है। निष्कासन किया जाता है, लाइन छोड़ के उपयोग लिखो। फर्स्ट उपयोग लिखो, नीले पेन से लिख लेना। हाँ एरो लगा के उपयोग, फिर आगे सामने एरो लगा के फर्स्ट वर्ड डाल लो और लिखो। अपोहन में कृत्रिम रूप से रुधिर का शुद्धिकरण किया जाता है। कृत्रिम रूप से रुधिर का शुद्धिकरण किया जाता है। सेकंड लिखो, इससे रोगी की मृत्यु नहीं होती। सेकंड पॉइंट लिखो, इससे रोगी की मृत्यु नहीं होती। लाइन छोड़ के प्रक्रिया डालो कि किस प्रकार से काम करता है कृत्रिम वृक्क। लाइन छोड़ के और प्रक्रिया। अब किताब खोलो सभी, जल्दी से किताब निकालो, प्रक्रिया डाल के। निकाल लिया, पेज नंबर 123। ये चैप्टर खत्म हो गया, अपना इतना सा रह गया। कल अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे इसके। इधर देखो बेटा, ये निकालो, निकाल लिया ना कृत्रिम, निकाल लिया सभी ने। इसके अंदर से ये अपोन लिख रखा है ना, अपोन के नीचे ये कृत्रिम वृक्क लिख रखा है ना। यहां से मैं पढ़ना स्टार्ट होता हूं, यहां से करना है इस प्रक्रिया के अंदर, घर पे जाके, ठीक है ना।
कृत्रिम वृक्क एक बहुत सी अर्धपारगम्य आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव का प्रासरण दाब रुधिर दाब जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते हैं। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यहां तक करना है प्रक्रिया के अंदर, घर से करके लाना है बेटा, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा समझा देता हूँ। अंगदान जानते हो क्या? रक्तदान जानते हो क्या? कन्यादान और अंगदान। अंगदान नहीं सुन रहा क्या? अंगदान में क्या होता है, कोई जीवित व्यक्ति होता है ना, क्या होता है जीवित व्यक्ति, तो वो ऐसे बोल देता है कि मेरे मरने के बाद किसी भी, जैसे कोई तो आंखें दे देता है, तो भाई मेरे मरने के बाद ये आंखों को क्या कर देना, दान कर देना। यानी शरीर के अंगों को दान करना क्या कहलाता है? अंग दान कहलाता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन में जो डाल रहा हूँ उनका डेली प्रैक्टिस करना, उसमें पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना।